Good morning. Welcome to Ojas with IS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. As I always say, these are MCQs, so try and solve maximum number of questions, at least 7 out of 10. Alright, let's turn to our question. Question number 1 is in reference to coastal economic zones, and the correct option here is C, which is coastal economic zones are similar to special economic zones, but it focus on coastal development projects. These are spatial economic regions with a strong linkage to the ports in that region. तो हमें यहाँ पे दो बातें क्या समझ आती हैं कि जो हमारे कोस्टल इकोनॉमिक जोन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। और सबसे बड़ा इसका पॉइंट क्या है कि जो उसका स्ट्रॉन्ग लिंक होता है वो पोर्ट्स पे होता है। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो स्पैटियल इकोनॉमिक रीजन्स में कंप्राइज होते हैं, और इसमें कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप या फिर डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज पोर्ट्स के साथ हैं वो रीजन इसमें पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स की। जब हम कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में आते हैं। ठीक है, सो जितने भी आपके कोस्टल इकोनॉमिक जोन हैं इनमें मल्टीपल कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, एंड मोर देन वन इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैन बी हाउस्ड विद इन अ CEU। ठीक है, कस्टम कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स आर सिमिलर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे कि हमने बताया अभी, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कोस्टल इकोनॉमिक जोन है उसका मेन फोकस होता है कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि पोर्ट प्रॉक्सिमेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में ये रिव्यू किया है कि जो प्रिपरेशंस होंगी नेशनल मास्टर प्लान की, इस पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट्स पे क्या होगी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन रेफरेंस टू पंडित जसराज, and the correct option here is B, which is he is known for mixing of khayal with elements of bhakti rasa. all right, so यहाँ पे जो हमारे पंडित जसराज जी हैं ये एक बहुत ही बड़े वोकलिस्ट थे मेवात घराने से, और ये मेनली किस लिए जाने जाते हैं, ये मेनली ख्याल को भक्ति रासा से मिलाने के लिए जाने जाते हैं। इनको पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। मेवात घराना या फिर हम उसको जयपुर मेवाती घराना भी बोलते हैं, वो एक म्यूजिकल अप्रेंटिसशिप ट्राइब है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर बीइंग पंडित जसराज म्यूजिकल lineage. The Gharana was founded by brothers उस्ताद घागे नाजिर खान एंड उस्ताद वाहिद खान ऑफ इंदौर। कब, लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो हम लोग इस घराने को पंडित जसराज का म्यूजिकल lineage भी बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन रेफरेंस टू नर्मदा रिवर। आपने अक्सर सुना होगा नर्मदा नदी के बारे में, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, विच इज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, सो नर्मदा जो हमारी नदी है वो कहाँ पे पड़ती है, ये इंडिया में पेनिनसुलर इंडिया के साइड पड़ती है, एंड इट फ्लोज इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से बनती है, अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश में जो कि है, और ये कहाँ जाके मिलती है, अरेबियन सी में मिलती है, इन दी गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इट इज़ इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन दी सतपुरा रेंज इन दी साउथ एंड दी विंध्यान रेंज इन दी नॉर्थ। ये 5th लार्जेस्ट है हमारी कंट्री में, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और लार्जेस्ट रिवर गुजरात में है। और ये कहाँ कहाँ से पास करती है, ये MP विच इज़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से पास करती है। ठीक है, चलिए लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ भारभूत बैरेज was recently in news. It is being constructed in which of the following rivers? And the correct option here is C, अभी जिसके बारे में हमने बात भी करी है, नर्मदा। ऑल राइट, तो अभी हमने पढ़ा है कि गुजरात में ये सबसे बड़ी रिवर है। सो गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, भातभुत प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4167 करोड़। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लग रहा है, भारुच में लग रहा है जो कि गुजरात में है, और नर्मदा नदी के ऊपर लग रहा है। ये जो बैरेज होगा ये क्या करेगा, जो एक्सेस वाटर फ्लोइंग है जो कि सरदार सरोवर डैम से हो रहा है जो कि अरेबियन सी तक जा रहा है उसको रोकेगा। ठीक है, कैसे करेगा,
ये एक स्वीट वाटर लेक बना देगा ऑफ 600 मिलियन क्यूबिक मीटर्स नर्मदा के ऊपर। एंड इसका मेन एम ये है कि जो वाटर इश्यूज हैं जिससे कि फ्लड वगैरह आ जाता है उसको सॉल्व करना, तो ये फ्लड को भी रोकेगा उन एरियाज में। इसके रिगार्डिंग इसने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो लोकल फिशरमैन थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैरेज विल इम्पैक्ट फिशिंग पैटर्न्स स्पेशली हिल्सा फिश, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई थी उस एरिया में। ऑल राइट, नाउ लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ पर्यूषण पर्वा वॉज celebrated recently. It is a major festival of, and the correct option here is B. It is a major festival of Jains. Okay. So ये कब सेलिब्रेट होता है? ये अगस्त या सितंबर में सेलिब्रेट होता है हिंदी कैलेंडर में, जिसको बोलते हैं भद्रपद मंस शुक्ला पक्षा। ठीक है, ये फेस्टिवल कम से कम एक हफ्ते के लिए चलता है और ये ख़त्म होता है संवत्सारी पर्व में, जिसको हम लोग फॉरगिवनेस डे भी बोलते हैं। Jains observe a whole day fast and greet everyone by मिच्छमी दुक्कडम। सो इसको ये लोग कैसे इसको मनाते हैं, अपना होल डे फास्ट रखते हैं। मिच्छमी दुक्कडम क्या है? ये एक प्राकृतिक लैंग्वेज से आया हुआ है जिसका मतलब है कि आप सबको माफ़ कर दें। अगर उन्होंने कभी आपके साथ कुछ बुरा किया है या फिर कुछ बुरा बोला है, उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दें। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने इसको सेलिब्रेट किया है फ्रॉम 15 अगस्त टू 22 अगस्त 2020। All right, now let's turn to our next question, which is consider the following statement regarding CBI and NIA। ये एजेंसीज के नाम आपने अक्सर सुने होंगे। CBI तो अभी सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में भी हम काफ़ी CBI का सुन रहे हैं, जिसमें जस्टिस फॉर CBI चल रहा है। NIA का भी नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जब हम टेरर की बातें करते तब NIA का काम आता है। चलिए हम जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ डी, विच इज़ जितने ही स्टेटमेंट गिवन हैं वो सारे ही करेक्ट हैं। एक एक करके हम समझते हैं। बोथ आर इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों ही इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हैं। CBI 1963 में स्टैब्लिश हुआ था और NIA अभी स्टैब्लिश हुआ है 2008-9 में। CBI क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और NIA जो है वो टेररिज्म से टैकल करती है। CBI का ओरिजिन क्या है? इट कैन बी ट्रेस टू द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। और NIA का क्या है? इट इज़ फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द NIA एक्ट, जो कि 2008 में बना था। ठीक है, सो अब जैसे कि हमने बोला कि सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। CBI की फुल फॉर्म क्या होती है हमने आपको वो भी बता दी। NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर पड़ते हैं। CBI का मेन काम क्या होता है मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो क्राइम से डील करता है। किस तरीके के क्राइम से डील करता है? करप्शन हो गया जो कि पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं, या फिनेंशियल कोई फ्रॉड है, कोई बैंक फ्रॉड है, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वायलेशन है, स्मगलिंग हो रही है, कोई सेंसेशनल होमोसाइड्स है जैसे कि किडनैपिंग हो गई, कोई क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड या बॉम्ब ब्लास्ट है। तभी मैंने आपको यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जी के केस के बारे में बताया, क्योंकि वो अभी सबसे ही हॉट टॉपिक चल रहा है, सबसे ही ऑन गोइंग टॉपिक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। NIA की बात करते हैं। NIA जो है जनरली उसका जो मेजर कंसर्न होता है वो होता है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म से लड़ना। हाउएवर और इसके क्या रोल होते हैं? NIA ये भी देखता है कि अगर कोई क्राइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे इंसानों को बेचते हैं, ठीक है, या काउंटरफीट करेंसी है, नार्कोटिक्स है, हाईजैकिंग है, और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, या वायलेशन ऑफ द WMD एक्ट है, या एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, तो इन सब चीज़ों से भी NIA ही डील करता है। All right, now let's turn to our next question, which is in reference to Hindu Marriage Act 1955। हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ भी है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता हो। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, एंड इनकरेक्ट ऑप्शन हियर इज B, which is it does not applies to any person who is a Buddhist, Jain और Sikh by religion। आपको भी पता है कि ये बिल्कुल गलत है, तो क्योंकि ये एक्ट्स उन सभी पे अप्लाई होता है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो बाय रिलीजन। सो हिंदू सेक्शन 5 में क्लॉज 3 आपका हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 में ये बोलता है कि 18 साल मिनिमम एज है फॉर द ब्राइड और 21 साल मिनिमम एज है फॉर द ग्रूम। हाउएवर child marriages are not illegal even though they can be declared void at the request of the minor in the marriage। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल नहीं है। वॉइड हम उसको ज़रूर कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब माइनर बोलता है कि भाई मेरी इसमें मर्जी नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये कहता है कि 18 साल और 21 साल जो मिनिमम एज दी गई है दैट इज फॉर कंसेंट ऑफ मैरिज फॉर वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल हेल्थ आईडी। इसके बारे में हमने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा भी था। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज
Right. The correct option here is B, which is each health ID will be linked to a health data consent manager. इसके बारे में हमने डिटेल में कुछ 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पिछले स्लाइड से आप रेफर भी कर सकते हैं. बहरहाल इट विल बी जो हमारा पहला ऑप्शन है कि इट विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ मेजर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ मेजर ही नहीं बल्कि सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखेगा. जो हमारी हेल्थ आईडी होगी वो हर बंदे की अलग आईडी होगी, जो कि उसके बेसिक डिटेल मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लिंक होगी. ये एक एक आईडी यूनिक क्यों है हमारी, क्योंकि हर एक बंदे की, हर एक इंसान की एक अलग आईडी होगी जिसमें उसकी हेल्थ रिलेटेड ही डिटेल्स होंगी. ये स्ट्रैटेजी है एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके एक जगह रखने की. ठीक है. वाइल द ऑप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ आईडी विल बी देयर, इन केस ऑफ अ पर्सन डज नॉट वांट हेल्थ आईडी देन ऑल्सो ट्रीटमेंट शुड बी अलाउड. ठीक है. मतलब किसी के पास हेल्थ आईडी नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसका इलाज करने के लिए आप मना कर देंगे, बिल्कुल नहीं, उसके बाद भी आपका ट्रीटमेंट अलाउड है. All right. Now our next question is, recently Abraham Accord was in news. Which of the following country is not part of the accord? And कौन सी कंट्री है जो नहीं है अकॉर्ड का पार्ट? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ईरान, क्योंकि इसराइल और यूएई तो इसका पार्ट है ही. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हमारा था सी, क्योंकि इसराइल और यूएई का तो आपको पता होगा कि पीस अरेंजमेंट हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, जो कि यूएई और इसराइल ने एग्री भी किया था. ठीक है. इसमें लोगों ने क्या किया था कि हम किसी का भी लैंड ज़बरदस्ती नहीं लेंगे. तो जो नेम है अब्राहम, दिस इज़ टू ऑनर द पैट्रियार्क ऑफ 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. कौन कौन से हैं वो? जुडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. ठीक है. जिससे अब्राहम वर्ड आया है. अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है यूएई में, तो यूएई विल बी द थर्ड अरब कंट्री टू साइन अ पीस एग्रीमेंट विद इजराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन. तो अभी तक 1979 में इजिप्ट ने साइन किया था, जॉर्डन ने 1994 में साइन किया और अब जाके यूएई ने साइन किया है. ऑल्सो इट विल बी द फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री टू साइन एन अकॉर्ड विद इसराइल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने के लिए कि यूजुअली आपने सुना होगा इसराइल से सबकी लड़ाई रहती है. यहाँ पे जब पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है, अभी तक अगर आप समझ रहे हैं इतने सालों में सिर्फ 3 कंट्री के साथ ही हुआ है. इसका मतलब ये जो अब्राहम कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये पीस एग्रीमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे. चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज लेबनान शेयर्स बॉर्डर with which of the following country? And the correct option here is yes, the correct option here is it shares border with Syria. अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या है. जो इसका बॉर्डर है वो सीरिया के साथ है टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड इजराइल टू द साउथ. ठीक है. वाइल सिप्रस जो है वो इसके वेस्ट में पड़ता है, जो कि मेडिटेरियन सी के अक्रॉस है. ठीक है. चलिए आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. सब्सक्राइब करना हमें ना भूलिएगा. और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. These are our contact details. If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't